नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस श्रृंखला के तहत इस समय हम बात कर रहे हैं दामोदर सावरकर की वीरता की, उनकी वीर गाथा को याद कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे आजाद भारत की सबसे कलंकित घटना, गांधी की हत्या की। और इस गांधी की हत्या में सावरकर की जो भूमिका थी, सावरकर पर जो संदेह थे, सावरकर ने जो भूमिका निभाई थी, वो आज तक उस पर बातचीत होती रहती है। वो बेदाग साबित नहीं हुए हैं। 1948 में चले मुकदमे में भले ही वो छूट गए थे, लेकिन फिर बाद में कपूर कमीशन ने उनको दोषी पाया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो अक्सर हमसे छिपाई जाती हैं या उन्हें ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आज हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी है। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि तथ्यों के आधार पर वो बताएं कि गांधी की हत्या में सावरकर की क्या भूमिका थी या नहीं थी। आपका स्वागत है सबसे पहले प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो को कॉन्स्पिरेटर थे गांधी की हत्या के मामले में, ये इस रूप में वो क्यों थे, उन पर शक क्यों था, उन पर उंगलियां क्यों उठाई गईं और फिर वो छूट कैसे गए? जी, देखिए, महात्मा गांधी की हत्या जैसे हम सब जानते हैं 30 जनवरी को हुई। उसके पहले 20 जनवरी को मदन लाल पाहवा ने महात्मा गांधी का जो मंच था उसके पास एक बॉम्ब लगाया था और वो एक्सप्लोड हुआ, पर उससे गांधी जी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब इसके बाद 30 जनवरी को जब नाथूराम गोडसे ने सामने आकर उनके पैर छुए और उनकी छाती पर 3 गोलियां दाग दी, उसके बाद उस समय नाथूराम गोडसे ने अपना खतना भी किया हुआ था और किसी ने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो नाथूराम है। और उसके बाद जो जांच पड़ताल हुई उसमें मैं पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट करूंगा, क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे और पुलिस की जितनी जानकारी थी वो उनके माध्यम से ही आती थी। तो सरदार पटेल ने अपना एक उनका पत्र है जवाहरलाल नेहरू को, मेरे ख्याल से फरवरी का पत्र है, फरवरी 1948 का। उसमें वो लिखते हैं, निश्चित रूप से इसमें हिंदू महासभा के उस उग्र तबके का भाग है जिसकी सदारत विनायक दामोदर सावरकर कर रहे हैं। ये सरदार पटेल लिखते हैं। बाद में वो ये भी कहते हैं कि हम सावरकर पर जो भी कार्रवाई करें वो तथ्यों के आधार पे करें, कानूनी आधार पे करें और उसको उनकी राजनीति से इसमें न मिलाएं। ये उनकी महानता देखिए, सरदार पटेल महात्मा गांधी के इतने बड़े फॉलोअर, पर वो बदले की भावना से कुछ नहीं करना चाहते। वो कानूनी तथ्यों के आधार पे सावरकर पर ये मुकदमा चलता है। उनका एक दूसरा पत्र है जो बाद में वो लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि पूरे तथ्यों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि इस घटना में सावरकर का और उसके गुट का हाथ है। और दूसरा उन्होंने एक और बात कही जो सावरकर से संबंधित है भी सही और नहीं भी सही। उन्होंने ये कहा कि इसमें जो आरएसएस ने यहाँ नफरत का माहौल पैदा किया था उसके कारण ये घटना हो सकी। अब ये जब मुकदमा चला, आत्माचरण के जज आत्माचरण के नेतृत्व में एक कोर्ट बना और लाल किले में ये पूरी कार्रवाई चली। तो उसमें जब कार्रवाई चली तो ये कोर्ट में सबसे पहली बात तो ये हुई कि जितने भी अभियुक्त थे, आप्टे और गोपाल गोडसे, सावरकर, ये सब एक कटघरे में बैठते थे। सभी लोग आपस में बात करते थे, पर सावरकर ऐसा दिखाते थे जैसे वो इनमें से किसी को नहीं जानते हो। ये उनका कैलकुलेटेड जो तरीका था। और उन्होंने फिर उसमें जो अभियुक्त थे उसमें से एक था बड़गे या बाड़गे, जो हथियार बेचने वाला था, जो हिंदू महासभा को हथियार सप्लाई करता था। उसने वो जिसको कहते हैं ना माफी का साक्षीदार, यानी माफी का गवाह, वो सरकारी गवाह बन गया माफी के बदले। और उसने पूरी घटना बताई कि 14 जनवरी को मैं, आप्टे, गोडसे, हम सावरकर के घर आए थे, सावरकर सदन जो दादर में है। 17 जनवरी को फिर से आए थे और टैक्सी में आप्टे ने बड़गे को बताया
कि सावरकर को आदर से वो तात्याराव कहते थे। तात्याराव ने कहा है कि भाई अब गांधी के 100 साल पूरे हो गए हैं और इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने आप्टे और नाथूराम गोडसे को दी है। ये बड़गे ने वहाँ कहा। अब हुआ ये कि बड़गे ने जब कहा तो ये सरकारी गवाह थे, उसका कोई कोरोबोरेशन, उसका जो पुष्टि करने वाला दूसरा कोई नहीं मिला। बाकी भी थे, जो टैक्सी ड्राइवर था जो एक बार गोडसे और इनको सावरकर सदन के वहाँ छोड़ा था, वहाँ छोड़ा। फिर एक और एक्टर थी शांताबाई, उन्होंने भी बयान दिया कि एक बार हमने भी इनको लिफ्ट दी थी सावरकर सदन के पास। पर सावरकर सब चीज़ों से मुकर गए। वो भी अपने आप में एक बहुत शिक्षित थे और चालाक भी थे। उन्होंने कहा वो सावरकर सदन में आए हैं तो मेरे को मिलने आए होंगे काय पे से, यहाँ तो और भी लोग रहते हैं। और वो जो बड़गे बोलता है कि मैंने कहा कि भाई यशस्वी होकर आओ, पहली बात तो मैंने कहा नहीं। मान लो मैंने कहा है तो मैंने किसी और संदर्भ में कहा होगा कि निज़ाम के वहाँ जाके संघर्ष करो और सफल होकर आओ। तो ये पूरी चालाकी से उन्होंने इसको कर दिया। अब उसमें एक दूसरे जज थे जीडी खोसला, ये आत्माचरण की अध्यक्षता में जीडी खोसला लिखते हैं अपने जजमेंट में भी कि बड़गे जो कह रहा है वो पूरी तौर से सच लगता है, कि उसने क्रॉस एग्जामिनेशन से इनकार नहीं किया, लगातार उसी बात को उसने बार बार बोला है, और ये बात को किसी को ने उसको ट्यूटर किया होगा ऐसा लगता नहीं है, लगता है कि वो सच बोल रहा है। पर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट तो सावरकर को देना पड़ेगा। तो बाकी सभी अभियुक्तों को सजा हुई, सावरकर उसमें से छूट गए। अब इसमें सावरकर और गोडसे का जो संबंध था वो पहले से सब जानते हैं, और उनके जो चरित्रकार हैं वो लिखते हैं कि गोडसे तो सावरकर को अपना गुरु मानते थे, बार बार उनको मिलते थे। उन्होंने जो अखबार निकाला था अग्रणी या हिंदू राष्ट्र, उसके लिए सावरकर ने बहुत डोनेशन भी दिया था, और उनको रेगुलर उनके यहाँ मीटिंग्स होती रहती थी। और गोडसे की एक पीड़ा समझिए कि जब ये कटघरे में बैठते थे तो गोडसे कोशिश करते थे कि सावरकर से हाथ मिलाएं, सावरकर उनको देखकर मुस्कुराएं, उन्होंने एक बार भी नहीं किया। एक पीएल इनामदार थे जो उनमें से परचुरे और दो के वकील थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि गोडसे को इस बात से बहुत दुख हुआ कि तात्याराव ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, उनसे बात तक नहीं कि उनको हाथ नहीं लगाया। तो ये उनका पहला भाग था, जिसके आधार पे तो सावरकर के छोड़े जाने का जो मुख्य कारण था वो था बेनिफिट ऑफ डाउट, नंबर 1। नंबर 2, कोरोबोरेटिव एविडेंस का न मिलना। और इन चीज़ों के आधार पे केवल बड़गे ने कहा कि भाई मैं आया था तो तात्याराव सीढ़ियों तक इनको छोड़ने आए, क्योंकि इसको बड़गे को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि गोडसे तो उनके कमरे में कभी भी जा सकता था, कोई उनको रोकता नहीं था। तो ये तात्याराव इनको छोड़ने आए, सावरकर इनको छोड़ने आए सीढ़ियों तक, और उन्होंने कहा यशस्वी होकर आओ। तो ये सब चीज़ें बड़गे की थी, जिसके आधार पे कोई और जज होता तो शायद उनको सज़ा भी दे देता, क्योंकि उनका गोडसे और सावरकर के संबंध ये सबको पता थे, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं थी। पर खैर, अब जजेस का भी अपना रवैया होता है, और जैसे कहते हैं ना कि 99 गुनाहगार छूट जाएं तो भी चलेगा, पर एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पे सावरकर उस समय छूट गए। तो अब प्रोफेसर पुनियानी, 2-3 चीजें आपने स्पष्ट कर दी। एक, गोडसे उनका चेला था सावरकर का, उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे। दूसरा ये कि गोडसे के साथ लगातार मुलाकात होती रही, और गांधी जी की हत्या के पहले भी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो हत्या करने की साजिश में शामिल लोग थे, आप्टे या बाडगे, ये भी उनसे मिलते रहे हैं, इनके भी प्रमाण थे। लेकिन चूंकि ये स्पष्ट तौर पर कहीं से साबित नहीं हो रहा था कि इस कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे, इसलिए वो बच के निकल गए, और अपने झूठ के बल पर ये अगर उन्होंने किया था तो साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि सावरकर माफी वीर हैं, और पहले भी इस तरह की चीजें करते रहे, अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ भी उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया और बचकर निकल गए।
लेकिन फिर क्या हुआ? कपूर कमीशन कैसे बना, क्यों बना, और कपूर कमीशन ने क्या किया? नहीं, पहले तो मैं, आपने जो पॉइंट किया है कि सावरकर इससे बचकर निकले, तो उनके काम करने का तरीका यही था कि जैसे लंदन में भी मदन लाल धिंगरा से उन्होंने वो पिस्टल देके करवाया, वो पीछे रहे और उससे बाद में उन्होंने कायरता से कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी नाथूराम गोडसे को ने, जो मैं वो आपको संदर्भ दे रहा था, तो उनके साथी ने कहा था कि तात्याराव ने कहा है कि अभी गांधी का टाइम पूरा हो गया है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी निर्देश तो सावरकर से ही आए थे। तो यहाँ उनकी दूसरी कायरता हमको दिख जाती है कि काम तो करवाने का पर उससे छूटे रहने का। अब होता क्या है, 1964 में ये नाथूराम के भाई गोपाल गोपाल गोडसे जेल से छूटकर आते हैं और उनके सत्कार में एक सभा आयोजित की जाती है। उसमें जीवी करकरे, शायद उनका नाम था, मैं थोड़ा शायद नाम में गलती कर दूं, जो इसके लोकमान्य तिलक के ग्रैंडसन थे, नवासे थे। उन्होंने उस 1964 की मीटिंग में कहा, नाथूराम ने तो मुझे पहले ही बताया था कि मैं गांधी की हत्या करूंगा। अब यहाँ से विवाद फिर से खुल गया। 1964 में विवाद खुल गया और 1966 में सावरकर की मृत्यु हो गई, वो जिसको इच्छा मरण कहते हैं। 1966 के फरवरी में शुरू से उन्होंने खाना पीना दवाई लेना बंद कर दिया और फरवरी के एंड में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बात जब इन्होंने, तिलक के ग्रैंडसन ने कही कि हम तो पहले से जानते थे कि नाथूराम इनकी हत्या करने वाला है, तो फिर सरकार पर दबाव आया और सरकार ने फिर जीवनलाल कपूर की नियुक्ति की। अब इस समय तक चीज़ क्या बदल जाती है, सावरकर की मृत्यु हो जाती है और उनके दो साथी, एक तो उनका बॉडीगार्ड अप्पा रामचंद्र और उनका सेक्रेटरी जीवी दामले, ये बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्क देखिए, 19 पहले जब हुआ 1948 में मुकदमा, इन लोगों ने गवाही नहीं दी। अब सावरकर की मृत्यु हो चुकी है और ये रामचंद्र और दामले, ये दोनों तैयार हो गए। तो जीवनलाल कपूर कमीशन जो बैठा, उसमें इन दोनों ने कहा कि बाड़गे ने जो कहा वो सत्य है। ये नाथूराम और ये लोग उनको मिलने आते थे, ये वहाँ फ्रीक्वेंट विजिटर थे और वो जो गन कॉटन और जो चीज़ें भी लाई गई थी सावरकर को, वो भी दिखाया गया था। सावरकर पूरा जानते थे। तो ये जो दोनों उनके सावरकर के बॉडीगार्ड और सचिव अप्पा रामचंद्र और दामले, दोनों ने जब कोरोबोरेट किया बड़गे की गवाही को, तब जीवनलाल कपूर इस निष्कर्ष पे आए, अब तो खैर सावरकर है नहीं, पर वो इस निष्कर्ष पे आए कि इसमें इसका कोई संदेह नहीं है कि गांधी के मर्डर में सावरकर का हाथ था। तो बाद में उन्होंने तो बहुत एक अलग तरीके से लिखा कि ऑल दीज फैक्ट्स टेकन टुगेदर were destructive of any theory other than conspiracy to murder by Savarkar and his group। तो ये एक बहुत पावरफुल सेंटेंस जीवनलाल कपूर ने कहा, पर तब तक तो खैर सावरकर नहीं थे। तो ये उनका एक मुख्य रूप से जो उनके काम करने का तरीका था, एक तो वो हिंसा में विश्वास रखते थे, दूसरा ये उनकी पूरी विचारधारा से मैच करता था कि आपके जो भी राजनीतिक विरोधी हैं उनका आप सफाया करो। तो उसमें चलते सावरकर इसमें थे, इस बात में किसी प्रकार का कोई संदेह जीवनलाल कपूर ने नहीं छोड़ा। अब इससे जुड़ी हुई, सॉरी जी, कंप्लीट करें। मैं बाद में कहता हूँ। अभी आपने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की जो साजिश थी, उसमें सावरकर की भूमिका स्पष्ट होती है। केवल गांधी ही नहीं, शायद नेहरू को भी टारगेट करने वाले थे, सुहरावर्दी को भी। नेहरू और सुहरावर्दी, जी, तीन नाम उन्होंने लिए थे, गांधी, नेहरू और सुहरावर्दी को खत्म किया जाए। राइट जी। तो ये एक बड़ा अभियान था जो अधूरा रह गया, ये सावरकर मंडली की का। तो इसीलिए तो अभी एक वो मेरे ख्याल से गोपाल कृष्णन है, केरला के भाजपा के लीडर, उन्होंने कहा तो नाथूराम ने तो गलत व्यक्ति को मारा, उसने तो नेहरू को मारना चाहिए था। खैर ये, मैं इस पे एक और कंट्रोवर्सी बताना चाहता हूँ। अब ये 20 जनवरी को मदनलाल पाहवा ने जब वहाँ बॉम्ब रखा और उसके कारण गांधी की हत्या नहीं हो सकी, उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। अब कई लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी की हत्या
की जाने दी गई सरकार के द्वारा। ये एक नया मुद्दा लोग इसमें ऐड कर रहे हैं कि सावरकर को तो पीछे रखिए, सरकार ही इंटरेस्टेड नहीं थी गांधी को बचाने में, और सरकार की तरफ से भी इसमें ढिलाई बरती गई। तो इसमें जो अगर आप गहराई में जाके देखें तो उसमें दिल्ली के डीआईजी थे मेहरा, वन मिस्टर मेहरा वाज डीआईजी। तो पावा के इसके बाद वो गांधी के पास गए और बोले, बापू अब हम क्या करेंगे, आपकी प्रार्थना सभा में जो आता है ना, हम उनकी तलाशी लेंगे। तो गांधी का जवाब सुनिए, क्या आप पवित्र स्थान पर जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेते हैं क्या? मुझे अपने सब लोगों पे भरोसा है, मुझे अपनी अहिंसा पे भरोसा है, और मुझे मेरे राम पर भरोसा है। मेरी अगर कोई रक्षा कर सकता है तो राम, आप किसी प्रकार की तलाशी नहीं लेंगे। ये गांधी पुलिस इंचार्ज को कह रहे हैं, उसके सामने पुलिस इंचार्ज की क्या औकात कि वो कुछ करे। अब इसी का फायदा लेकर कुछ राइट विंगर्स इस बात को ले रहे हैं सामने कि नाथ गोडसे और सावरकर को तो छोड़िए, सरकार के खुद लोग गांधी को बचाना नहीं चाहते थे, या सरकार का खुद का भी इसमें एक प्रकार का चीज़ है। ये एक नया शगुफा वो लोग इस बात पर छोड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गांधी निश्चित रूप से, मैं भी इसी बात को ये विश्वसनीय लगती है कि गांधी अपने पास किसी प्रकार के बॉडीगार्ड को नहीं रखते थे। और वैसे एक पंचगनी पे भी उन पे हमला हुआ था, इसी नाथूराम गोडसे द्वारा पंचगनी में। इसके पहले हुए ये गांधी पे मेरे ख्याल से पांचवा अटैक था जी, पांचवा अटैक था। पंचगनी में जब उन पे अटैक किया था नाथूराम ने, तो उन्होंने नाथूराम को बोला, आओ यार अपन बात करेंगे यार, मतलब आओ अपन इसमें बातचीत करते हैं, पर नाथूराम उनको मिलने नहीं गए। तो गांधी का जो व्यक्तित्व की ईमानदारी थी वो इसमें भी झलकती है कि उन्होंने पुलिस को वहाँ कोई तैनात नहीं किया कि मुझे बॉडीगार्ड चाहिए या मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मैं, मेरे राम पे मुझे विश्वास है, मेरी अहिंसा पे मुझे विश्वास है, मेरे लोगों पे मुझे विश्वास है। इस आधार पे वो चला, जिसको अभी डिस्टॉर्ट करके ये राजनीति वाले, सावरकर को मानने वाले, गोडसे को मानने वाले, एक उसको दूसरा टिल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रोफेसर पुनियानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद सावरकर की जो राष्ट्रीय छवि थी वो और भी कलंकित हो गई होगी, ध्वस्त हो गई होगी। क्या उनमें कोई आत्मग्लानि का भाव आया, अपराध बोध आया? सार्वजनिक जीवन में वो क्या कर रहे थे, कैसे जी रहे थे? उनके खिलाफ लोगों की जो जन भावना थी वो किस तरह की हो गई थी? देखिए, इसके बाद जो उनका अगर निजी जीवन देखिए तो तब तक तो मुख्य रूप से आरएसएस मुख्य धारा में आ गया था, जो हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इनके खास तौर से करीबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी कश्मीर में मृत्यु हो गई, और गांधी की मृत्यु के बाद फिर वो आरएसएस पे भी बैन लगा। उसके बाद फिर इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी बनाई आरएसएस के लोगों से, और भारतीय जनसंघ बनाई, सॉरी, भारतीय जनसंघ बनाया, जिसमें गोलवलकर ने कुछ लोगों को भेजा और कुछ हिंदू महासभा के लोगों का ये बना। तब तक उसके बाद सावरकर ज़्यादा फ्रंट लाइन में नहीं आए, वो अपने ही कामों में बिजी थे। इतना ही मुझे याद है, वो कहीं कहीं स्पीच देते थे, और ख़ास तौर से उनका मुझे याद है कि उन्होंने इसमें बुद्ध धर्म के खिलाफ बहुत लिखा। इसके बाद बुद्ध धर्म के खिलाफ लिखा, और ये भी कहा कि बुद्ध धर्म के कारण हम लोग कमज़ोर हो गए, अहिंसा के सिद्धांतों ने हिंदुओं को कमज़ोर बना दिया है। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बाद में लिखी, पर उनका पब्लिक में जो उनका पहले था इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, वो उसके बाद ज़्यादा नहीं रहा, और अपनी निजी ज़िंदगी ज़्यादा जीते थे। जी, लेकिन जन भावनाएं किस तरह की थी? गांधी जो इतने लोकप्रिय थे, जिनको लोग पूजते थे, उनकी हत्या हुई, पूरा राष्ट्र उद्वेलित था, और एक ऐसा आदमी जो उस हत्या के लिए जिम्मेदार माना जा रहा हो, उसके बारे में लोगों की भावनाएं उस समय क्या रही होंगी? वो तो नफरत से सराबोर होंगे सावरकर को लेकर। नहीं, ऐसा इसका कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। मेरे ख्याल से नाथूराम गोडसे के खिलाफ बहुत था, उसको तो खैर फांसी की सज़ा हो गई, और आरएसएस के खिलाफ था, कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ आया, पर वो 1948 में ही वो बात ख़त्म हो गई। 1948 के बाद, यानी 1948 में ऐसी कुछ इसको भी लोग बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं कि उस समय ब्राह्मणों का कत्लेआम किया गया विदर्भ के क्षेत्र में। वो बिल्कुल गलत है।
कुछ छुटपुट घटनाएं निश्चित रूप से हुई होंगी। जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों के मन में गांधी के लिए जो आदर था वो कोई मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, पर फिर भी 1948 में नागपुर के विदर्भ क्षेत्र में जहां आरएसएस का प्रभुत्व ज़्यादा था, वहां कई ब्राह्मणों पर हमले हुए, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई होंगी, पर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दिन चली होंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण गांधी की खुद की विचारधारा थी, क्योंकि गांधी खुद अहिंसा की बात करते थे। और हिंदुओं में एक है कि नाथुराम गोडसे ब्राह्मण, सावरकर ब्राह्मण, आरएसएस के मुख्य लोग उस समय ब्राह्मण थे। अभी तो खैर वो चालाकी से सब लोगों को अपने दायरे में ला रहे हैं। तो दूसरा, यहाँ एक हिंदुओं में ब्रह्म हत्या एक बहुत बड़ा पाप होता है, ये भी मान्यता होती है। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उस समय रूलिंग पार्टी थी, नेहरू और पटेल, उन दोनों ने इस प्रकार का कुछ, जो सब गांधी जी के सबसे बड़े मानने वाले थे, उन्होंने ऐसे कोई बयान नहीं दिए जिससे नफरत पनपे, हिंसा बढ़े, और कानूनी तौर पे जो छोटी मोटी हिंसा हुई उसको नियंत्रण में लाया गया। जी, तो 1966 में जब उन्होंने एक तरह से देह छोड़ी या उन्होंने प्राण त्यागे, तो उस समय उनका किस तरह से फिर अंतिम संस्कार में किस तरह से कुछ हुआ? कुछ इसका विवरण मिलता है कि बहुत लोग गए या क्या हुआ? उसका ज़्यादा विवरण नहीं मिलता मेरे ख्याल से, दो कारणों से। एक तो पब्लिक लाइफ में वो काफ़ी चुप हो गए थे। गांधी की हत्या के बाद जो उन पे केस मुकदमे वगैरह चले, लोगों ने आरोप लगाया, दिल में तो उनको भी पता था कि वो इसका भाग थे। और उनके प्रिय शिष्य गोडसे, उसको फांसी हो गई, वो कई लोग जेल में गए। तो इससे वो पूरे मेरे ख्याल से एक बैकड्रॉप में ही चले गए, और इसके बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ में उनका उल्लेख नहीं मिलता। कहीं कहीं जैसे मैंने बताया, कहीं कहीं वो भाषण वगैरह के लिए जाते थे और अपने साहित्य का काम करते होंगे। इससे ज़्यादा उनका कोई उल्लेख कि पब्लिक में उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट हो या कोई वो उनकी मान्यताएं के आधार पे चले, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते हैं कि 1911 में जो महापतन शुरू हुआ गिरफ्तारी के बाद सावरकर का, वो गांधी की हत्या के रूप में भी दिखा, और गांधी की हत्या के बाद उनका जो सार्वजनिक जीवन था वो एक तरह से खत्म हो गया, और एक तरह से वो गुमनामी में ही उन्होंने प्राण त्यागे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और गुमनामी में प्राण त्यागे, और जो हिंदुत्व की जो राजनीति है जिसके वो पिता माने जाते हैं, उस समय तक फिर आरएसएस ने काफ़ी टेक ओवर कर लिया था। आरएसएस की बहुत शाखाएं, जैसे सरदार पटेल कहते हैं कि आरएसएस ने जो नफरत का वातावरण खड़ा किया, उसी कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। तो आरएसएस की ब्रांचेस भी बहुत हो गई थी, उनकी एक्टिविटीज़ बाद में फिर पिकअप होने लग गई, काफ़ी होने लग गई। और तब तक फिर आरएसएस ने ये भी खड़ा किया था ना, एबीवीपी और वनवासी कल्याण आश्रम, ये सब संगठन किए थे। वहाँ पब्लिक, इनका जो मेन फोकस उन संगठनों में हो गया था। और सावरकर, जैसा आप कह रहे हैं, गुमनामी टाइप ही उनका एक जीवन बाद में रहा। जी, तो मित्रों, आज हम इस श्रृंखला को यहीं खत्म करेंगे, जो हम सावरकर की वीर गाथा के नाम से पिछले कई हफ्तों से चला रहे थे, ताकि आपको सावरकर के बारे में सच्चाई पता चले, उनकी वीरता के बारे में आप और करीब से जान सकें, उनके कारनामों को जरा और करीब से समझ सकें, और उसके आधार पर अपनी राय बना सकें। आपको ये सीरीज कैसी लगी, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, और अपने मित्रों परिचितों में भी इस सीरीज को फैलाएं, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐतिहासिक तथ्यों से वाकिफ हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।